सद्दाम हुसैन को बड़े बड़े महल बनाने के अलावा बड़ी बड़ी मस्जिदें बनवाने का भी शौक था। एक इसी तरह की मस्जिद उन्होंने मध्य बगदाद में बनवाई थी जिसे अल मारीख नाम दिया गया था। इसको खास तौर से 2001 में सद्दाम हुसैन की सालगिरह के लिए बनवाया गया था। खास बात यह थी कि इसकी मीनारें स्कड मिसाइल की शक्ल की थी। ये वही मिसाइलें थीं जिन्हें सद्दाम हुसैन ने खाड़ी युद्ध के दौरान इसराइल पर दगवाया था। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जो 43 दिनों तक चला था कि याद दिलाने के लिए इन मीनारों की ऊंचाई 43 मीटर रखी गई थी। सद्दाम हुसैन की जीवनी लिखने वाले कॉन कफलिन लिखते हैं, सद्दाम की बनवाई एक मस्जिद में सद्दाम के खून से लिखी गई एक कुरान रखी हुई है। उसके सभी 605 पन्नों को लोगों को दिखाने के लिए एक शीशे के केस में रखा गया है। मस्जिद के मौलवी का कहना है कि इसके लिए सद्दाम ने 3 सालों तक अपना 26 लीटर खून दिया था। सद्दाम पर एक और किताब सद्दाम हुसैन द पॉलिटिक्स ऑफ रिवेंज लिखने वाले सैयद अबूरीश का मानना है कि सद्दाम की बड़ी बड़ी इमारतें और मस्जिदें बनाने की वजह तिकरित में बताया उनका बचपन था, जहां उनके परिवार के लिए उनके लिए एक जूता तक खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। दिलचस्प बात यह है कि सद्दाम अपने जिस भी महल में सोते थे उन्हें सिर्फ कुछ घंटों की ही नींद लेनी होती थी। वो अक्सर सुबह 3 बजे तैरने के लिए उठ जाया करते थे। इराक जैसे रेगिस्तानी मुल्क में पहले पानी धन और ताकत का प्रतीक हुआ करता था और आज भी है। इसलिए सद्दाम के हर महल में फव्वारों और स्विमिंग पूल की भरमार रहती थी। कफलिन लिखते हैं कि सद्दाम को स्लिप डिस्क की बीमारी थी। उनके डॉक्टरों ने उन्हें सलाह दी थी कि इसका सबसे अच्छा इलाज है कि वो खूब चहलकदमी और तैराकी करे। सद्दाम हुसैन के सारे स्विमिंग पूलों की बहुत बारीकी से देखभाल की जाती थी। उनका तापमान नियंत्रित किया जाता था और यह भी सुनिश्चित किया जाता था कि पानी में जहर तो नहीं मिला दिया गया है। सद्दाम पर एक और किताब लिखने वाले अमाजिया बरम लिखते हैं, ये देखते हुए कि सद्दाम के शासन के कई दुश्मनों को थेलियम के जहर से मारा गया था, सद्दाम को अंदर ही अंदर इस बात का डर सताता था कि कहीं उन्हें भी कोई जहर देकर न मार दे। हफ्ते में 2 बार उनके बगदाद के महल में ताजी मछली, केकड़े, झींगे और बकरे और मुर्गे के गोश्त की खेप भिजवाई जाती थी। राष्ट्रपति के महल में जाने से पहले परमाणु वैज्ञानिक उनका परीक्षण कर इस बात की जांच करते थे कि कहीं इनमें रेडिएशन या जहर तो नहीं है। किताब में लिखा है कि सद्दाम के महलों की संख्या 20 के करीब थी। उनमें कर्मचारी हर समय मौजूद रहते थे और सभी महलों में 3 वक्त का खाना बना करता था, चाहे उनमें सद्दाम रह रहे हों या नहीं। सद्दाम की कमजोरी थी कि वो हमेशा बहुत अच्छा दिखना चाहते थे। इसलिए बाद में उन्होंने परंपरागत जैतूनी रंग की सैनिक वर्दी पहनना छोड़कर सूट पहनना शुरू कर दिया था। ऐसा उन्होंने तत्कालीन संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान की सलाह पर किया था, जिनका मानना था कि सूट पहनने से विश्व नेता के रूप में उनकी छवि बेहतर होगी। सद्दाम हमेशा अपने बालों में खिजाब लगाते थे और लोगों के सामने पढ़ने वाला चश्मा लगाकर कभी नहीं सामने आते थे। जब वो भाषण देते थे तो उनके सामने कागज पर बड़े बड़े शब्द लिखे होते थे, एक पन्ने पर सिर्फ 2 या 3 लाइनें। सद्दाम इस बात का भी ख्याल रखते थे कि चलते समय कुछ कदमों से ज्यादा उनकी फिल्म न उतारी जाए। कॉन कफलिन लिखते हैं कि सद्दाम दिन में कई बार छोटी छोटी झपकियां ले लिया करते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि वो बीच बैठक से उठकर बगल वाले कमरे में चले जाते थे और एक छोटी नींद लेकर आधे घंटे बाद तरोताजा निकलते थे। सद्दाम को टेलीविजन देखने का भी शौक था और वो लगातार CNN, BBC और अल जजीरा देखा करते थे। उन्हें रोमांचक अंग्रेजी थ्रिलर्स देखने का भी शौक था और अंग्रेजी फिल्म द डे ऑफ द जैकाल उनकी पसंदीदा फिल्म थी। मार्च 1982 में सद्दाम पर अपने ही एक मंत्री की हत्या करवाने का आरोप लगा था।
सद्दाम की जीवनी लिखने वाले कॉन कफलिन अपनी किताब सद्दाम द सीक्रेट लाइफ में लिखते हैं, सरकार ने दावा किया कि स्वास्थ्य मंत्री रियाद इब्राहिम हुसैन को मारे जाने का कारण उनका भ्रष्टाचार में लिप्त होना था। दरअसल हुआ यह था कि उन्होंने सद्दाम को यह सलाह देने की जुर्रत की थी कि वो कुछ दिनों के लिए पूर्व राष्ट्रपति अहमद हसन अल बकर को अपनी जगह राष्ट्रपति बनवा दें ताकि ईरान इराक युद्ध में युद्ध विराम के लिए बातचीत की जा सके। जब मंत्री ने यह कहा तो सद्दाम ने ऊपरी तौर पर नाराज होने का कोई आभास नहीं दिया। उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठक स्थगित की और मंत्री को अपने साथ बगल के कमरे में आने के लिए कहा। कुछ क्षण बाद गोली चलने की आवाज सुनाई दी और सद्दाम अकेले मंत्रिमंडल की बैठक में फिर आ गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब इराकी समाचार एजेंसी ने स्वास्थ्य मंत्री को मौत की सजा दिए जाने की खबर दी तो बताया गया कि उन्हें उन दवाओं के आयात की अनुमति देने के लिए सजा दी गई है जिसको खाने से कई मासूम इराकी मारे गए हैं। उनको गद्दार घोषित कर दिया गया और जब उनकी पत्नी ने अपने पति का शव सौंपे जाने की मांग की तो उसे कई टुकड़ों में काटकर उनके पास भेजा गया। 80 के दशक के मध्य में सद्दाम ने अपने विदेश मंत्री हमेद अल जुबारी को सिर्फ इसलिए बर्खास्त कर दिया था क्योंकि उन्होंने 2 बार मंत्री को फोन किया था और उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला था। ये मानकर कि वो देर से दफ्तर पहुंचे हैं, सद्दाम ने उन्हें तुरंत उनके पद से मुक्त कर दिया था। मंत्री द्वारा ये सफाई देने के बावजूद कि वो एक प्रतिनिधिमंडल की अगवानी करने बगदाद हवाई अड्डे गए हुए थे, सद्दाम ने अपना फैसला नहीं बदला था। सद्दाम ने अपनी सेना के वरिष्ठ अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल ओमर अल हजा को सिर्फ इसलिए मौत की सजा दे दी क्योंकि एक बार उन्होंने किसी के सामने सद्दाम की बुराई कर दी थी। यही नहीं, हजा के बेटे फारूक को भी मौत के घाट उतार दिया गया। उनके घर को बुलडोज कर दिया गया और उनकी पत्नी और दूसरे बच्चों को सड़क पर फेंक दिया गया। सन 2002 की शुरुआत में सद्दाम ने कैबिनेट बैठक के दौरान अपने एक मंत्री को अपनी घड़ी देखते हुए देख लिया। जब बैठक समाप्त हो गई तो उन्होंने उस मंत्री को रुकने के लिए कहा। उन्होंने उनसे पूछा, क्या आपको बहुत जल्दी है? जब उस मंत्री ने कहा कि ऐसी बात नहीं है तो सद्दाम ने उन्हें डांटते हुए कहा कि ऐसा कर आपने मेरा अपमान किया है। कफलिन लिखते हैं, सद्दाम ने आदेश दिया कि उन मंत्री को उसी कमरे में 2 दिनों तक कैद रखा जाए। वो मंत्री बैठक कक्ष में 2 दिनों तक कैद रहा और उसे लगता रहा कि उसे कभी भी बाहर ले जाकर गोली मारी जा सकती है। आखिर में सद्दाम ने उनके प्राण तो बख्श दिए लेकिन उन्हें अपने पद से हाथ धोना पड़ा। सद्दाम के लिए उनके विरोधियों से ज्यादा उनका खुद का परिवार परेशानी का कारण था और उसमें बहुत बड़ी भूमिका थी उनकी अपनी पत्नी साजिदा के प्रति बेवफाई की। 1988 के आसपास सद्दाम को बहुत बड़े पारिवारिक संकट से गुजरना पड़ा जब उनके इराकी एयरवेज के महानिदेशक की पत्नी समीरा शाह बंदर से संबंध हो गए। समीरा लंबी थी, हसीन थी और उनके सुनहरे रंग के बाल भी थे और सबसे बड़ी बात यह थी कि वो शादीशुदा थी। सैद अबूरूश लिखते हैं, कई सालों तक राष्ट्रपति महल में काम करने वाले एक अधिकारी ने मुझे बताया था कि सद्दाम को शादीशुदा औरतों से संबंध बनाना खासतौर से पसंद था। ये उनके पतियों को जलील करने का उनका अपना तरीका हुआ करता था। सद्दाम की इस तरह की रंगरेलियों का इंतजाम उनका अंगरक्षक कामेल हना जेन किया करता था। जेन 20 सालों तक सद्दाम का निजी अंगरक्षक था। दिलचस्प बात यह थी कि जेन सद्दाम के रसोइये का बेटा था। उसके बहुत सारे कामों में एक काम सद्दाम को दिए जाने वाले भोजन को खाकर देखना भी था कि कहीं इसमें जहर तो नहीं मिलाया गया था। सद्दाम का मानना था कि उनका रसोइया उनके खाने में इसलिए कभी जहर नहीं मिलाएगा क्योंकि उसके खुद के बेटे को उसे पहले चखना होता था। सद्दाम जहां और जब भी जाते उससे पहले काले शीशे वाली डमी हथियार बंद गाड़ियों का काफिला अलग अलग दिशाओं में भेजा जाता ताकि उनके संभावित हत्यारे उन्हें अपना निशाना बनाने की कोशिश करें।
उसी तरह सद्दाम से मिलने वाले लोगों को बहुत ठोक बजाकर उनके सामने पेश किया जाता था। किसी को भी, यहां तक कि उनके नजदीकी लोगों को भी यह अंदाजा नहीं होता था कि सद्दाम किस स्थान पर है। सद्दाम का इराकी डॉक्टरों में विश्वास नहीं था, इसलिए वो अपनी बीमारियों के लिए अक्सर विदेशी डॉक्टरों की सेवाएं लेते थे। कई बार सरकारी समारोहों में उनकी जगह उनके डबल भाग लेते थे। कहा जाता है कि 1984 में उनके एक डबल को इस शक में गोली मार दी गई कि वो सद्दाम हुसैन है।